नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। पेट के एग्जाम के लिए जैसे कि हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, तो तीसरा हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था। इसका पहला पार्ट हमने स्टार्टिंग के 25 प्रश्न देखे थे। यदि नहीं देखे हैं, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज इसी सेट नंबर 3 का दूसरा पार्ट हम देखेंगे और इसमें हम इसके आगे के 25 प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 26 से लेकर प्रश्न नंबर 50 तक हम प्रश्न जो है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो प्रश्न आपका है 26 की रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? चार ऑप्शन है। फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, सोडियम 24। आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका सही होगा कि रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक इनमें से कौन सा होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर फास्फोरस 32 बिल्कुल सही होगा। फास्फोरस जो 32 है, इसका प्रयोग रक्त कैंसर जिसको हम कहते हैं ल्यूकीमिया, ध्यान रखिएगा, ल्यूकीमिया रोग, इसकी चिकित्सा के लिए जो है वो किया जाता है। और ये आपका फास्फोरस 32 एक रेडियो एक्टिव तत्व के अंतर्गत जो है वो आता है। कैंसर की चिकित्सा जो है उसके लिए इरिडियम, शॉर्ट में आई लिख देते हैं, इरिडियम 192 और गोल्ड 192 का भी प्रयोग किया जाता है। यानी कि फास्फोरस 32 के अलावा अगर बात की जाए तब। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 27। आपको बताना है कि मानव शरीर में इंसुलिन उत्पादक अंग जो है वो कौन सा है? यकृत है, वृक्क है, प्लीहा है या फिर अग्नाशय है? चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से मानव शरीर में इंसुलिन उत्पादक अंग जो है वो कौन सा है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो इंसुलिन इंसुलिन जो है वो आपका ऑप्शन डी वाला अग्नाशय है, यानी कि पैंक्रियाज जो है इसके अंतःस्रावी भाग जिसे हम कहते हैं लैंगर हैंस की, इसी के अंतर्गत भाग आता है लैंगर हैंस की द्वीपिका की बीटा कोशिकाएं। लैंगर हैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन के रूप में जो है आपका इंसुलिन हार्मोन जाना जाता है। और उत्पादक अंग अग्नाशय आपका हो जाएगा। और हार्मोन में भी आपके टाइप्स आते हैं बहुत से। तो रासायनिक दृष्टि से अगर बात करें तो ये आपका एक पेप्टाइड हार्मोन जो है उसमें आता है, जिसकी रचना कुल 51 अमीनो अम्ल जो है उनसे जो है वो होती है। और शरीर में ग्लूकोज के उपापचयन को नियंत्रित करने का कार्य जो है ये करता है। अगर बात करें कमी से रोग, तो इंसुलिन के अल्प श्रावण से मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं, वो आपका जो है वो रोग होता है। और मधुमेह में होता क्या है, ग्लूकोज की मात्रा जो है वो बढ़ने लगती है। 28 नंबर प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव क्या है? वैश्विक ताप में वृद्धि, वैश्विक ताप में कमी, सागर जल के ताप में वृद्धि या नदियों और झीलों के ताप में वृद्धि? बताइए इनमें से कौन सा आपका जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर वैश्विक ताप जो है उसमें वृद्धि आपका बिल्कुल सही होगा। जो ग्लोबल वार्मिंग है इसको ही वैश्विक तापन कहते हैं, हरित गृह प्रभाव कहते हैं। साथ ही साथ एक प्रश्न आपसे ग्रीन हाउस गैसों को लेकर भी पूछा जाता है। तो आपकी जलवाष्प हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये सभी मीथेन वगैरह इन सबकी ट्रिक भी मैंने बताई थी। तो ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस में जो है आपकी आती है। ट्रिक इनकी क्या थी, मीना का जलवा और ग्रीन हाउस गैसेस इस टाइप से थी, जहां पर मी से मीथेन था, इस टाइप से मैंने आपको बताई थी। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 29 नंबर प्रश्न है, सिरका जो है उसका रासायनिक नाम जो है वो क्या है? एसिटिक अम्ल है या फिर ब्यूटेरिक अम्ल है या फिर फार्मिक अम्ल है या फिर टार्टेरिक अम्ल है? इस टाइप से चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। सिरका का रासायनिक नाम जो है वो क्या होता है? एसिटिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, फार्मिक अम्ल या फिर टार्टेरिक अम्ल? आंसर की बात करते हैं तो आपका ए वाला ही ऑप्शन एसिटिक अम्ल यहाँ पर सही होगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, CH3COOH। इसका 6 से 10% जलीय विलयन होता है। और जो सिरका होता है वो एसिटिक अम्ल के रूप में खाने के काम में आता है। सिरके का खट्टा स्वाद एसिटिक अम्ल की उपस्थिति, प्रेजेंस को जो है वो दिखाता है। 30 नंबर प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीले प्रकाश में, हरे प्रकाश में, लाल प्रकाश में, पीले प्रकाश में?
तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका नीला प्रकाश यहाँ पर जो है वो सही होगा। और अगर आप विबग्योर में देखेंगे तो उसमें आपका नीले प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे कम होती है, तो उससे संबंधित ऊर्जा जो है वो अधिकतम होगी। ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 31 नंबर प्रश्न से आपके मैथ के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। स्टार्टिंग के 5 प्रश्न विज्ञान विषय से संबंधित है। तो 31 प्रश्न है, दो अंकों की संख्या और अंकों के स्थान आपस में बदलने पर बनी नई संख्या का अंतर जो है वो 45 है। दोनों अंकों के बीच का अंतर आपको बताना है। 4, 5, 6, 7 इस टाइप से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। तो इसे आप x मान के करेंगे तो ज्यादा आसानी तरीके से कर लेंगे। सबसे पहले दहाई का आप अंक मान लीजिए x, इकाई का मान लीजिए y। अब इसे संख्या क्या बनेगी, इसे संख्या बन जाएगी 10x प्लस वाई, क्योंकि y इकाई पर है इसलिए बाद में आएगा। ये संख्या बन गई। अब दो अंकों की संख्या और अंकों के स्थान आपस में बदलने पर बनी नई संख्या, तो इसी में स्थान बदल लेंगे हम। तो सबसे पहले 10x प्लस वाई, ये आपकी दो अंकों की संख्या हो गई, और जो नई वाली संख्या है वो स्थान बदल जाएंगे, यानी कि 10y पहले आ जाएगा और x जो है वो बाद में आ जाएगा। ये बनी नई संख्या। इनका जो डिफरेंस है, इन दोनों का अंतर जो है, यानी कि माइनस किसके बराबर है, 45 के जो है वो बराबर है। बस इसको आपको जो है वो सॉल्व कर लेना है। तो इसको हम सॉल्व आगे करते हैं। तो ये वाला ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर जो मान है वो 10y माइनस का हो जाएगा, और जो प्लस है उसकी जगह आपका माइनस एक्स हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से होगा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स बराबर 45। अब यहाँ पर माइनस का x है, यहाँ पर 10x प्लस का है, तो इसमें से एक घटेगा तो बचेगा आपका 9x प्लस लगाएंगे। यहाँ पर प्लस का y है और यहाँ पर माइनस का 10y है, तो माइनस में ही वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा। और कितना, यहाँ पर प्लस का y है 10y, तो 9y बचेगा आपका, 9y। और बराबर वाला इधर ये जो है वो 45 के बराबर था, 45 आ गया। अब x इधर भी 9 है इधर भी 9 है, दोनों से 9 कॉमन ले सकते हैं, तो इसको आप एक स्टेप में आके सॉल्व करेंगे तो केवल x माइनस वाई बचेगा, क्योंकि इस जो 9 कॉमन लेंगे आप वो बराबर के उधर 45 के साइड में ले जाएंगे, तो आपका वो 45/9 हो जाएगा। इसको हम इसी स्टेप में सॉल्व कर देते हैं, 45/9। अब 9 से काटेंगे, 9 5 जा 45 आएगा, यानी x माइनस वाई की वैल्यू 5 के बराबर आ जाएगी। और प्रश्न कह रहा था दोनों अंकों के बीच का डिफरेंस बताइए, तो दोनों अंकों के बीच का डिफरेंस 5 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन बी वाला यहाँ पर दे रखा है, इसमें जो है वो दे रखा है। ये आपका जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 32 कि विलयन जो है उसमें पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 33 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। 9.35 ग्राम, 9.35%, 9.09% या फिर 13.05%। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला हम लगा देंगे, ऊपर यहाँ पर लिख देते हैं। तो विलयन की सांद्रता पूछा है, तो विलयन की सांद्रता परसेंटेज में 33 मात्रा दे रखी है, और बटे में 320 प्लस 33 और मल्टीप्लाइड में 100। इसको बस आपको सॉल्व करना है। 33 को 100 से गुणा करेंगे 3300 आएगा, और बटे में 320 में 33 जोड़ेंगे तो 353 आएगा। तो 3300 बटे 353, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 9.35% बी वाला आपका ऑप्शन। और परसेंटेज वाला ही आपको चेक करना है। यहाँ पर देखिए परसेंटेज की बात की जा रही है, यहाँ पर 9.35 ग्राम करके भी दे रखा है। कई बार जल्दी में हम आंसर देखते हैं और टिक कर देते हैं, तो बी वाला आपका यहाँ पर आंसर होगा। 33 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यंजक 3 की घात 38 प्लस 3 की घात 39 इसका वर्गमूल जो है वो निरूपित करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी, और घातांक में 38 दोनों में कॉमन आ जाएगी। तो सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं, हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं। कुछ इस टाइप से हम इसे लिखेंगे। पहले स्टेप में तो वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल वाला चिन्ह लगाएंगे। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि आपका वर्गमूल और 3 की घात 38 जो है इसको हम निकालेंगे कॉमन। बचेगा अंदर क्या, यहाँ पर केवल 1 बचेगा, और यहाँ पर 3 की घात 38 निकल गई ना, तो केवल 3 बचेगा। 3 और 1 आपका हो जाएगा 4,
और यहाँ पर 3 की घात 38 रहेगा। अब 3 की घात 38 को हम अलग ब्रेक कर लेंगे और 4 को भी अलग ब्रेक कर लेंगे ताकि इस वर्गमूल से बाहर निकाल सकें। तो 3 की घात 38 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं। तो 3 की घात 38 को हम 3 की घात 19 गुणे 3 की घात 19 इस टाइप से लिख सकते हैं। और 3 और 1 4 था, तो इसे हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ताकि इस वर्गमूल से बाहर निकाल सकें। तो इस 2 को निकालेंगे और यहां से 3 की घात 19 निकालेंगे। तो ये देखिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि सी वाले ऑप्शन में यहाँ पर दे भी रखा है। देखने में प्रश्न कठिन लग रहा था, पर आपका आसान सा प्रश्न था। अगला प्रश्न 34 है। एक व्यक्ति जो है उसका खर्च फरवरी और मार्च प्रत्येक महीने में एक 10,000 रुपए जो है वो बढ़ गया है। यदि जनवरी में उसका खर्च 10,000 रुपए था, तो उसका जनवरी से मार्च तक का औसत खर्च आपको बताना है। तो व्यक्ति का जनवरी का खर्च कितना है, 10,000 रुपए। ये जनवरी में उसका खर्च 10,000 रुपए था और कह रहा है कि फरवरी और मार्च प्रत्येक महीने में 10,000 रुपए बढ़ भी गया है। यानी कि फरवरी में उसका खर्च कितना हो जाएगा, फिर 20,000 हो जाएगा, क्योंकि 10,000 बढ़ गया है। फिर मार्च जब महीना आएगा तब उसका खर्च कितना हो जाएगा, तो 10,000 और बढ़ जाएगा, तो 30,000 हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है उसका जनवरी से मार्च तक औसत खर्च जो है आपको निकालना है। तो जनवरी से वो जितने भी है उन सबको जोड़ के इतनी संख्या से डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले 10,000 था, फिर उसके बाद 20,000 था, फिर 30,000 था। तो 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 और बटे में 3। तो 3 4 5 और 6, यानी कि टोटल 60,000 आएगा। और 60,000 बटे 3 कितना होता है, तो आपका 20,000 होता है। ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। केवल पदों का योग बटे पदों की संख्या आपको यहाँ पर करना था। 35 प्रश्न है। x बराबर अंडर रूट में 6 प्लस फिर अंडर रूट इस टाइप से डैश 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 अनगिनत तक दे रखा है, अनंत तक दे रखा है। इसका मान आपको जो है वो बताना है। तो इस टाइप का प्रश्न मैंने आपको पहले कराया भी था क्या, कि सबसे पहले x बराबर ये मान दे रखा है करके, तो इन दोनों पक्षों का आप वर्ग कर दीजिए। तो इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इधर टोटल का आपका जो है वो स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे तो जो सबसे बाहर वाला वर्गमूल लगा हुआ है वो आपका एक हट जाएगा, क्योंकि वर्गमूल के अंदर वर्गमूल लगा है। तो कुछ इस टाइप से वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर बराबर 6 प्लस फिर अंडर रूट में 6 प्लस फिर उसके अंदर अंडर रूट इस टाइप से अनंत तक, ये आपकी वैल्यू आएगी। उसके बाद यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ऊपर प्रश्न में x बराबर ऑलरेडी ये चीज दे रखा है और यहाँ से हमारा मान जो है, ये प्रश्न में जो दे रखी है x की वैल्यू वही आ जाएगी। यानी कि इस x का जो मान है वो यहाँ पर हम रख सकते हैं, यानी यहाँ पर हम डायरेक्ट सीधे x लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 6 प्लस एक्स इस टाइप से लिख सकते हैं, क्योंकि x जो है इसकी वैल्यू ये दे रखी है, जो कि हमने ब्रैकेट में इसलिए कर दी। तो आपका क्या बचा है, एक्स स्क्वायर बराबर 6 प्लस एक्स। अब इसको हम यहाँ पर रफ करते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस आ जाए। अब इसको ही आप और क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर में था तो इसको इसी तरफ रखिए ताकि एक द्विघात समीकरण बन जाए। उधर से आप एक्स को इधर लाएंगे तो माइनस में एक्स हो जाएगा, 6 को भी लाएंगे तो माइनस में 6 हो जाएगा और बराबर 0। अब इसको आप जैसे द्विघात समीकरण हम सॉल्व करते थे वैसे ही कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर ये डायरेक्ट ही लिख देते हैं, इसको सॉल्व करके एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3 आपका आएगा 0 के बराबर। और यहाँ से एक x की वैल्यू -2 आएगी और एक x की वैल्यू प्लस का 3 आएगी। अब माइनस वाली हम देखेंगे और प्लस वाली देखेंगे तो दोनों ही मान डी वाले ऑप्शन में आपको दे रखा है, यही आपका जो है सही हो जाएगा, 3 कॉमा -2। वैसे अधिकतर आप देखेंगे तो माइनस वैल्यू जो वैल्यू होती है उसको ना लेकर के डायरेक्ट प्लस वाला ही मान जो है हम ले लेते हैं, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें इसे देखना होता है। तो मैथ के प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब देखते हैं 36 प्रश्न हिंदी का। तो बताना है आपको कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। मैंने आपसे यही प्रश्न पिछले वाले वीडियो में पूछा भी था, कहा था एक प्रश्न आपका काफी रिपीट होता रहता है। तो बताइए, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। प्रकृति का सुकुमार कवि जो है वो किसे कहा जाता है।
तो आंसर की बात करते हैं। आप सभी जानते हैं प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में सुमित्रा नंदन पंत जी जो हैं इनको जाना जाता है। ए वाला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। साथ ही साथ जयशंकर प्रसाद की बात करें तो इनको प्रेम और सौंदर्य का कवि के रूप में जो है वो जाना जाता है। महादेवी वर्मा की बात करें तो इनको आधुनिक युग की मीरा के रूप में महादेवी वर्मा जो है इनको जाना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। छायावाद का शलाका पुरुष सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा, जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि और प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत। 37 नंबर प्रश्न है 9 2 11 होना। ये जो मुहावरा है इसका अर्थ दिए हुए विकल्प में से कौन सा जो है वो सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य सभी लोग करते रहिएगा। आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इतने अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करा रहे हैं तो आप सभी का एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। गायब कर देना, बहुत से मित्र इकट्ठे होना, भाग जाना, 9 और 2 गिनना। तो आंसर की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं 9 2 11 मतलब होता है भाग जाना। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही होगा। 38 प्रश्न है 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं। संधि विच्छेद कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, स्वर कहते हैं या फिर संधि कहते हैं। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वो आपको बताना है क्या होता है। आंसर की बात करते हैं तो इसे हम संधि कहते हैं। आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर जो है वो सही होगा। संधि जो है उसमें मूल पदों को अलग कर देना संधि विच्छेद कहलाता है, जो कि आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे भी जाते हैं। और स्वर किसे कहते हैं? स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है, वो आपके स्वर में आ जाते हैं। और व्यंजन क्या होता है? जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, वो आपके व्यंजन में आ जाते हैं। तो संधि, संधि विच्छेद, स्वर, व्यंजन चारों चीजें मैंने आपको बता दी। अगला 39 प्रश्न है, शुद्ध वाक्य आपको छांटना है। बताइए कौन सा इनमें से शुद्ध वाक्य है। मजदूरों को अनेक काम है, मजदूरों को अनेकों काम है, या फिर मजदूरों को अनेकों काम है और मजदूरों को अनेक काम है। इस टाइप से अलग अलग जो है आपको 4 यहाँ पर वाक्य लिखे हुए हैं। अब बताना है आपको कौन सा इनमें से शुद्ध वाक्य है। तो आंसर की बात करते हैं। आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला मजदूरों को अनेक काम है, ये वाला यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा। शुद्ध आपको जो है वो यहाँ पर छांटना था। 40 नंबर प्रश्न है, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है वो क्या होगा। 4 है ऑप्शन यहाँ पर, रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मग्लानि, आत्मकथा। बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है वो क्या होगा। रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मग्लानि, आत्मकथा। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है वो क्या होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला यानी कि आत्मकथा आपका जो है वो सही हो जाएगा। अपने जीवन पर जब स्वयं लिखी गई कोई कथा होता है उसके लिए ये यूज किया जाता है शब्द आत्मकथा। अब हमारे प्रश्न इंग्लिश के स्टार्ट होंगे, जहां पर एक पैराग्राफ दे रखा है और इस पर आधारित नीचे जो है वो प्रश्न है। तो हम पैराग्राफ थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं जूम आउट करके, उसके बाद हम डायरेक्ट इस पर प्रश्न की बात करेंगे। अब चाहें तो ये वीडियो को रोक करके स्वयं से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्रिकेट के बारे में बताया गया है, विराट कोहली के बारे में बताया गया है और अधिकतर पैराग्राफ में विराट कोहली की ही बात हुई है। आप देखेंगे काफी जगह वर्ड यूज किया गया है। अब इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपका है, विच क्रिकेटर इज द राइटर कंपेयरिंग टू फैंटेसी साइंस फिक्शन गॉड फ्यूडल वॉरियर्स ट्रांसपोर्टेड बाय कॉम्बैट इनटू अ स्टेट ऑफ बैटिंग जॉय। तो पैराग्राफ पर सीधे सीधे प्रश्न है, तो आंसर की डायरेक्ट बात करते हैं तो विराट कोहली यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। फैंटेसी साइंस फिक्शन की जो बात की गई है वो विराट कोहली जो है इन्हीं को लेकर बात की गई है, तो आपका यही ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 42, fill in the blanks with the correct preposition. Are you sorry dash what you have done
विद आएगा, फॉर आएगा, बाई आएगा, ओवर आएगा। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आर यू सॉरी, विद, व्हाट यू हैव डन, फॉर, बाई, ओवर। आंसर की बात करते हैं तो आपका फॉर यहाँ पर सही होगा। इसको यहाँ पर पैराग्राफ के अकॉर्डिंग नहीं है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं प्रपोजिशन के रूल के अकॉर्डिंग। तो आर यू सॉरी फॉर व्हाट यू हैव डन, किसी चीज के लिए शर्मिंदा के संदर्भ में हम कह सकते हैं सॉरी फॉर समथिंग के संदर्भ में हम यहाँ पर वर्ड को लिख रहे हैं कि जो तुमने किया क्या तुम उसके लिए सॉरी, यानी कि सॉरी मतलब शर्मिंदा या माफी के तौर पर आप कह सकते हैं। तो आपका फॉर यहाँ पर आएगा। 43 प्रश्न कह रहा है यू डैश ओबे योर पेरेंट्स, शुड ओबे, आउट टू, मस्ट या फिर कैन बी। तो ये तो काफी बार हम डायरेक्ट वर्ड भी यूज करते हैं कि यू आउट टू आपका बिल्कुल सही होगा, यू आउट टू ओबे योर पेरेंट्स। 44 प्रश्न है द डॉक्टर सेड टू मी डू नॉट स्विम इन कोल्ड वाटर। अब यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही होगा। इन रिपोर्टेड स्पीच द अबव सेंटेंस विल बी द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, और फिर नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो सेड टू जो है इसका तो चेंज है ही, यहाँ पर एडवाइज्ड मी भी आपका है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर यहाँ पर क्या लगेगा, तो क्वेश्चन वर्ड है तो कोई लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो नॉट टू करके आप बना सकते हैं। तो देखिए सी वाले ऑप्शन में दे रखा है नॉट टू स्विम इन कोल्ड वाटर, इस टाइप से आपसे जो है वो बना सकते हैं। तो पूरा बनेगा द डॉक्टर एडवाइज्ड मी नॉट टू स्विम इन कोल्ड वाटर। 45 प्रश्न देखते हैं, इंग्लिश का लास्ट प्रश्न है जो कि आपसे पूछा गया है कौन सा यहाँ पर एक्टिव पॉसिबल वाला जो है वो सही होगा। रीता राइट्स अ लेटर टू हिम एवरी डे। अब यहाँ पर आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में सही जो है वो कौन सा होगा। रीता राइट्स अ लेटर टू हिम एवरी डे, इसका बनेगा अ लेटर, स्टार्टिंग तो बी और सी में से ही कोई होगा अ लेटर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज यूज होगा जो कि बी में नहीं दे रखा है, सी वाला सही होगा लेटर इज रिटन टू हिम, और बाई रीता यस्टरडे, सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। 46 से आपके रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। यदि किसी विशेष कोड भाषा में 7 को ये लिखा जाता है, 10 को ये लिखा जाता है, तो 13 के लिए कोड क्या होगा। इस टाइप के प्रश्नों में सबसे पहले ये जरूर देख लिया करिए कि क्या किसी वर्ड के लिए, जैसे यहाँ पर ई देखिए लिखा हुआ है, या इनको गिन लीजिए 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 है, यानी कि यहाँ पर जितने लेटर लिखे हैं उतने यहाँ पर जो नंबर है वो नहीं लिखे हैं। यहाँ पर कोई और जो है ट्रिक यूज की गई है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। फिर थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर 7 लिखा हुआ है और यहाँ पर स्टार्टिंग देखिए 7 से हुई है। यहाँ पर 10 लिखा है, यहाँ पर स्टार्टिंग 10 से हुई है, तो 13 में स्टार्टिंग 13 से ही होगी, जो कि सी वाला ऑप्शन गलत दे रखा है। अब एक ऑप्शन तो हमने काट दिया। फिर 7 के बाद अगर देखेंगे तो 6 आ रहा है, यानी कि जस्ट छोटा नंबर। उसके बाद देखिए 5 आ रहा है, फिर 4 3 2 1, यानी घटते हुए क्रम में वहीं से संख्याएं लिख दी गई। 10 में भी देखिए 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो 13 में भी क्या हो जाएगा, उससे घटते हुए नंबर आ जाएंगे, यानी कि 13 के बाद फिर 12 11 10 9 8 7 6 5, पहला ऑप्शन वाला ये आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था, अगर आप ध्यान ना देते इसमें उल्टी गिनतियों का तो आप इस प्रश्न को बहुत टफ समझते हैं। कितना आसान सा प्रश्न जो है वो था, तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न 47 कह रहा है कि इसमें बाएं से 8वें पद के दाईं ओर का 5वां पद क्या होगा। तो जैसे जैसे प्रश्न में लिखा है सेम चीज आपको करना है। सबसे पहले कह रहा है बाएं से 8वां, तो दायां बायां आप कभी कंफ्यूज ना होइएगा, जो आपका राइट होता है वो यहाँ पर भी राइट होगा, तो इधर लेफ्ट हो जाएगा। तो बाएं से 8वां, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, ओ यहाँ पर आ रहा है 8वें नंबर पर। कह रहा है बाएं से 8वें पद के दाहियों ओर, दाईं ओर जो है और उधर जाएंगे, क्योंकि बाया तो उधर है, तो दाईं ओर का 5वां पद, तो 1 2 3 4 और 5, तो आपका एम आ रहा है, तो एम आपका यहाँ पर हो जाएगा। 5वां पद ही पूछा गया है, तो डी वाला आपका ऑप्शन एम यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा 48 नंबर प्रश्न। ए और बी दो कथन दिए गए हैं। कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारण या सामान्य कारण के परिणाम हो सकते हैं। इनमें से एक कथन दूसरे कथन का परिणाम हो सकता है। दोनों कथन को पढ़िए, तय कीजिए कि क्या संबंध इनके बीच में होगा। ए कह रहा है तो प्रधानमंत्री ने सूखाग्रस्त जो क्षेत्र है उनका दौरा किया है और किसानों की सहायता के लिए सरकारी सहायता का वादा किया है। एक कथन है। बी कह रहा है सूखाग्रस्त क्षेत्रों के अधिकतम ने अधिक संख्य किसान सूखे से पीड़ित थे और अपने परिवार का पेट नहीं भर पा रहे थे। तो इस टाइप से दो दे रखे हैं और यहाँ पर ये लिखा है कि कथन कारण कुछ भी हो सकता है। अब आपसे कह रहा है यदि कथन ए कारण है और कथन बी उसका परिणाम है तो ए वाला सही होगा। दूसरा कह रहा है यदि कथन बी कारण है, कथन ए उसका परिणाम है, तो ये होगा। कथन ए और बी दोनों कथन किसी स्वतंत्र कारण के परिणाम है, तो सी होगा।
और यदि कथन ए और बी दोनों कथन किसी सामान्य कारण के परिणाम है तो डी होगा। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। तो जब आप जानते हैं आपदा पीड़ित क्षेत्र के लोग होते हैं वो संकट से जूझ रहे हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने क्या किया, उस क्षेत्र का दौरा किया और किसानों की सरकार सहायता के लिए वादा करने के एक नॉर्मल बात जैसे होती है, कहीं भी जाते हैं तो करते हैं, तो वो सामान्य बात की। तो जिसमें आप जो कथन बी वाला है ये इसका रीजन हो जाएगा, क्योंकि सूखा वहां पर पड़ा, सूखाग्रस्त क्षेत्रों के जो बहुत से किसान थे वो सूखे से पीड़ित थे और अपने परिवार का पेट नहीं भर पा रहे हैं। तो ये क्या है, ये कारण है, रीजन है। और इसका क्या परिणाम हुआ, तो इसका परिणाम ये हुआ कि फिर प्रधानमंत्री उन्होंने वहां का दौरा किया और किसानों की सहायता के लिए सरकारी सहायता का वादा किया। तो पहले सूखा पड़ेगा तभी तो वादा करेंगे, तो ये वाला आपका ए वाला परिणाम हो जाएगा। तो बी कारण है और ए वाला परिणाम है। देखिए किस ऑप्शन में है, तो बी वाले में देखिए दे रखा है यदि कथन बी कारण है और कथन ए उसका परिणाम है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं 49 प्रश्न, ये सेकंड लास्ट प्रश्न होगा क्योंकि स्टार्टिंग मैंने बताया था 50 प्रश्न कम देखेंगे, एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे। प्रश्न आपका है, उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो कुर्सी अनुपात फर्नीचर अनुपात समानुपात शर्ट अनुपात क्या होगा। तो कुर्सी और फर्नीचर में क्या संबंध होता है, आप स्वयं से सोचिए कि कुर्सी फर्नीचर के अंतर्गत आती है, फर्नीचर में मेज कुर्सी सब आ जाता है। तो शर्ट किस में आती है, इंसेक्ट में आती है, गारमेंट में आती है, ड्रैपरी में आती है, क्रॉकरी में आती है, कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो गारमेंट यानी कि कपड़े, कहते हैं ना गारमेंट की दुकान में कई बार लिखा रहता है बाहरी दुकान के गारमेंट, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, जो कि गारमेंट के अंदर जो है आपका शर्ट जो है वो आ जाती है। तो बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न हम पूछेंगे आपसे भी। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी डेटा जुड़ सकते हैं। तो 50 प्रश्न को पढ़ते हैं। कथन, अफ्रीकी सरकार ने इबोला को महामारी रोग के रूप में घोषित करने का फैसला किया था। यदि लोग परिवार या पड़ोस में होने वाले इबोला के बारे में प्राधिकरण को रिपोर्ट नहीं करते हैं तो लोग दंडित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये आपका कथन दे रखा है। अब कार्रवाई कार्यान्वयन में दे रखा है कि इबोला को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने प्रभावशाली रूप से कानून बनाने के लिए योजना बनाई, और दूसरा कह रहा है कि दंड के बारे में संदेश फैलाने के लिए मास मीडिया का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि लोगों को कार्रवाई के बारे में पता चल सके। अब आपको बताना है कि केवल कथन एक अनुसरण करता है ऊपर वाली बात का, या दो करता है, या दोनों ही नहीं करता है, या दोनों ही अनुसरण जो है वो करते हैं, कौन सा आपका सही होगा। तो मास मीडिया की बात आप देखेंगे तो उस जो ऊपर कथन की बात की जा रही है उसके संदर्भ में बिल्कुल फिट बैठेगा। इबोला के बारे में जागरूक करना है, महामारी के रूप में घोषित हो गई है, तो मास मीडिया का यूज किया जा सकता है। तो दंड के बारे में संदेश फैलाने के लिए मास मीडिया का उपयोग, बिल्कुल ये दूसरा वाला तो बिल्कुल सही है। पहला है इबोला को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने प्रभावशाली रूप से कानून बनाने के लिए योजना बनाई, इसकी भी बात ऊपर की गई है। जैसे लिखा है ना कि जो लोग दंडित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो आपका पहला भी सही है, यानी आंसर आपका दोनों एक और दो अनुसरण करते हैं, ये वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में जो है वो स्थित है। तो चार ऑप्शन है, आगरा, बरेली, लखनऊ, कानपुर। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे की भी है, और जो पेट के एग्जाम के आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, ये लाइव टाइमिंग है शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।